नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये बहुत ही हैरान करने वाली कहानी है। आने वाले समय में शायद बॉलीवुड वाले इस पर कोई फ़िल्म भी बना दें। ये मामला ऐसा है कि आज से पहले ना तो कभी सुनने में आया और ना ही ऐसा मामला कभी हमारे आसपास देखने को मिला। एक नाबालिग लड़की की उम्र 13 साल रही होती है। उसके साथ दो भाई दुष्कर्म करते हैं, लेकिन वह लड़की और उसके परिवार वाले डर के मारे उन दोषियों के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं करवाते। 30 साल बाद इस मामले का खुलासा होता है और दोनों आरोपियों को कोर्ट में सज़ा सुनाई जाती है। लेकिन जिस तरह से ये मामला कोर्ट तक पहुंचता है, दोषियों को सज़ा मिलती है, ये सारा वाक़या बहुत ही हैरान करने वाला है। घटना है शाहजहाँपुर की। नाबालिग लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। पिता बहुत गरीब थे। उसकी परवरिश करने में उनको बहुत मुश्किल हो रही थी। लड़की की बड़ी बहन भी थी, उसकी शादी हो चुकी थी। बहन की शादी जिस घर में हुई थी वहाँ पर उसका पति नौकरी करता था और बहन भी प्राइवेट टीचर थी। घर का गुजारा हो जाता था, इसलिए वो बहन को अपने पास रख लेती है। मियाँ बीवी दोनों काम पर जाने वाले थे। लड़की की बड़ी बहन स्कूल चले जाया करती थी, उसका जीजा नौकरी करने के लिए चला जाया करता था। एक दिन अचानक से पास में रहने वाला एक युवक जिसका नाम नेकी हसन था, वो उसके घर में आता है। लड़की से वो इधर उधर की बातें करनी शुरू कर देता है, बातों में लगाता है और मौका देखकर वो लड़की से दुष्कर्म कर देता है। उसके कुछ दिनों बाद उस युवक का दूसरा भाई गुड्डू भी लड़की के घर में आता है और वह भी उसके साथ दुष्कर्म कर देता है। वह लोग लड़की को धमकियां देते कि अगर तुमने ये बात किसी को बताई तो हम तुम्हें और तुम्हारी बहन को और तुम्हारे बहन के सारे परिवार को जान से मार देंगे। लड़की डर के मारे अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में अपनी बड़ी बहन को या उसके पति को नहीं बता पाती और इस तरह नेकी हसन और उसका भाई उस लड़की के साथ लगातार 3 साल तक रेप करते रहते हैं। एक दिन लड़की को अचानक से उल्टियाँ होने लगती हैं। बड़ी बहन उसको लेकर डॉक्टर के पास जाती है तो डॉक्टर इस बात की पुष्टि करते हैं कि वो गर्भवती है। ये बात सुनकर लड़की की बहन हैरान रह जाती है। लड़की से जब इस बारे में पूछा जाता है तो लड़की अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताती है कि पड़ोस में रहने वाला नेकी हसन और उसका भाई गुड्डू दोनों उसके साथ दुष्कर्म करते थे, उसको जान से मारने की धमकियां देते थे, इसलिए उसने डर के मारे ये बात किसी को नहीं बताई। बड़ी बहन को जब अपनी बहन के साथ हुई इस हैवानियत का पता चलता है तो वो नेकी हसन के घर जाती है और उसके परिवार वालों से इसकी शिकायत करती है। नेकी हसन और उसका भाई गुड्डू दोनों लड़की की बहन और बहनोई को धमकी देते हैं और उनको बोलते हैं कि अगर आप पुलिस के पास गए तो हम आपको और आपके पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे। वह लोग डर जाते हैं और पुलिस के पास कंप्लेंट करने के लिए नहीं जाते। लड़की को डॉक्टर के पास एबॉर्शन करवाने के लिए ले जाया जाता है, लेकिन डॉक्टर बोलते हैं कि बच्ची की उम्र बहुत कम है, इसलिए गर्भ को गिराया नहीं जा सकता क्योंकि इससे लड़की की जान को खतरा हो जाएगा। समय बीतता है, लड़की प्रेग्नेंट थी। 9 महीने बाद लड़की एक बच्चे को जन्म देती है, लेकिन बदनामी के डर से ये बात किसी को नहीं बताती। अपने दूर के रिश्तेदारों को वह उस लड़की से पैदा हुआ बेटा सौंप देते हैं और उनको पालने की गुजारिश करते हैं। रिश्तेदार बच्ची पर तरस करते हैं और उस बच्चे को अपना लेते हैं। पीड़ित महिला की बहन बोलती है कि हमें अब लड़की की जल्द से जल्द शादी कर देनी चाहिए, लेकिन लड़की की उम्र बहुत कम थी। उस समय वह कोई 14 साल की रही होगी। उसके लिए रिश्ते की तलाश शुरू कर दी जाती है। उस लड़की की शादी 5-6 साल बाद कर दी जाती है। शादी के बाद लड़की अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करने लगती है। अच्छी भली उसकी ज़िंदगी निकल रही थी, शादी ठीक ठाक चल रही थी कि एक दिन उसके पति की नज़र लड़की के पेट पर पड़ती है, जहाँ पर उसको कुछ निशान दिखाई देते हैं। निशान ऐसे थे जैसे महिला के पेट पर बच्चे को जन्म देने के बाद पड़ते हैं, जिसको स्ट्रेच मार्क्स कहा जाता है। लड़की के पति को शंका होती है और वह अपनी पत्नी से इन निशानों के बारे में पूछता है। लड़की टालमटोल करती है, वह घबरा जाती है, बात को टालने की कोशिश करती है, लेकिन पति के मन में अब ये बात बैठ गई थी। वह पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और निशान दिखाता है और डॉक्टर से पूछता है कि ये निशान किस चीज़ के हैं। डॉक्टर बताता है कि ऐसे निशान तब बनते हैं जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद पेट पर इस तरह के निशान रह जाते हैं। ये बात सुनकर पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और घर जाकर पत्नी से वो सख्ती से पूछताछ करता है। महिला डर जाती है और अपने साथ हुई हैवानियत के बारे में उसको बता देती है।
कि शादी से पहले उसको एक बच्चा भी था। पति उसको तलाक दे देता है। महिला आकर अपने मायके में रहने लगती है। समय बीतता जाता है। जो छोटा सा बच्चा था वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होकर जब वो अपने रिश्तेदारों को माँ और अपने पिता के बारे में पूछता है तो वो कुछ नहीं बताते, बल्कि बात को घुमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बच्चा जिद में पड़ जाता है और बार बार माँ के बारे में पूछता है। जब बेटा किसी भी तरह से नहीं मान रहा था, रिश्तेदार उसको उसकी माँ की सारी कहानी सुना देते हैं। वह लड़का अपनी असली माँ से मिलने के लिए शाहजहाँपुर पहुँच जाता है। महिला से अपने पिता के बारे में पूछना शुरू करता है। माँ उसको सारी आपबीती सुना देती है। तो बेटा बोलता है कि माँ तुम घबराओ नहीं, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं तुम्हें न्याय दिलाकर रहूँगा। जिन लोगों ने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है उनको मैं छोड़ूंगा नहीं और उनको उनके किए की सज़ा दिलाकर रहूँगा। और इस तरह बच्चा माँ को लेकर कोर्ट में जाता है और माँ की तरफ से कोर्ट में मुकदमा दर्ज करता है। मुकदमे की सुनवाई शुरू हो जाती है और तकरीबन 4 साल तक मुकदमा कोर्ट में चलता रहता है। वकील औरत को पूछते हैं कि तुमने पहले क्यों दोषियों के खिलाफ़ मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। तो वो कहती है कि मुझे डर था कि कहीं ये लोग मुझे जान से न मार दें। कोर्ट को अब लगने लगता है कि महिला की बातें सही है, लेकिन अब समस्या ये थी क्योंकि मामला तकरीबन 30 साल पुराना था। इतनी देर पहले हुए रेप को आज की तारीख में साबित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अगर किसी के साथ दुष्कर्म जैसी वारदात हो जाती है तो उसको कुछ दिनों के अंदर ही मेडिकल टेस्ट के द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है। और जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो मेडिकल टेस्ट के साथ इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती कि महिला के साथ इस तरह की कोई ज़्यादती हुई थी। रेप का सबूत इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो रहा था। 30 साल पहले हुए रेप को किस तरह से साबित किया जा सकता था। तो महिला का बेटा सामने आता है और बोलता है कि आप लोग मेरा और उन दोषियों का डीएनए टेस्ट करवाइए। डीएनए टेस्ट करवाने से अगर तो उन लोगों ने गलत काम किया है तो मेरा डीएनए उनके साथ मिल जाएगा, तो वह लोग दोषी साबित हो जाएंगे। कोर्ट को लड़के की बात जच जाती है और वह लड़के के डीएनए टेस्ट का ऑर्डर दे देते हैं। लड़के के ब्लड सैंपल लिए जाते हैं और उसको नेकी हसन और गुड्डू के ब्लड सैंपल से मिलान किया जाता है। तकरीबन 1 महीने बाद टेस्ट की रिपोर्ट आती है। लड़के का डीएनए गुड्डू के साथ मिलता है। पुलिस नेकी हसन और गुड्डू को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है। अब ये बात साबित हो चुकी थी कि महिला ने जो भी कहा वो सच था और गुड्डू और नेकी ने उस महिला का यौन शोषण किया था। और अब जब वो महिला नाबालिग थी, इसलिए उन दोनों पर पॉक्सो एक्ट के तहत रेप का मुकदमा दर्ज किया जाता है। जज साहब न्याय देने में विलंब नहीं करते। दोनों दोषियों को 10-10 साल की सज़ा सुनाई जाती है और 50-50 हज़ार का जुर्माना भी लगाया जाता है। दोस्तों, मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि महिला के साथ हुई दरिंदगी ने उस महिला की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। उस महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन वो उसकी परवरिश नहीं कर सकी। उसको आरोपियों से डर था, वह अपने लिए न्याय भी नहीं मांगने जाती। लेकिन बच्चा जब बड़ा होता है वो पढ़ लिख कर बात को समझ जाता है कि किस तरह से न्याय लिया जा सकता है और वो खुद ही अपने डीएनए टेस्ट की मांग करता है। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि न्याय में देर हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं। मेरी आज की कहानी दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है। मैं फिर आऊँगा आपके लिए एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।